अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है MD-CAT का लेक्चर 03, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट इन एक्सेस, रिएजेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। और इसके साथ इंशाल्लाह हम अपनी केमिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लेंगे। तो लाइट का थोड़ा मसला हो रहा है, मैं इसको ज़रा ठीक कर दूँ। और यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिटिंग रिएजेंट, और ये सारे टर्म्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये सारे टर्म्स आज के लेक्चर्स में ही हम कवर कर ले। लेकिन अगर ना हुआ, यानी टाइम ज़्यादा यूज़ हुआ, तो हम ये यील्ड वाले टर्म्स बाद में, यानी लेक्चर 04 में हम इंशाल्लाह इसको भी डिलीवर करेंगे। और आज हम लिमिटिंग रिएजेंट से शुरुआत करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। लिमिटिंग रिएजेंट ये क्या होता है, और रिएजेंट इन एक्सेस इसके साथ हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम ये लिमिटिंग रिएजेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वाटर है ये हमें दे रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर हमें वाटर दे रही है। अब इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन है, इधर दो है, तो यहाँ पर दो लगाते हैं, दो ऑक्सीजन हो गए। अब इधर भी दो लगाते हैं, क्योंकि इधर 4 हाइड्रोजन हुए, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत इसलिए होती है। अच्छा, अब कोई कहता है, यानी हमें पूछा गया है कि अगर मैं आपको 5 मोल्स किसके दे दूं, ऑक्सीजन के, और 4 मोल्स मैं आपको दे दूं हाइड्रोजन गैस के, तो आप मुझे क्या बता दें कि इनमें से आप बता दें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और रिएजेंट इन एक्सेस, रिएजेंट RE का मतलब क्या हुआ मेरे, ये जो एब्रिविएशंस हैं ये रिएजेंट इन एक्सेस के लिए है, वो क्या होता है ये आप बता दें। तो हम कोशिश करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए। इस इक्वेशन को मैं नीचे फिर से लिखता हूँ, H2 + O2 गिव्स अस H2O। तो ज़रा देख ले, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर मेरे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, अगर 2 मोल्स हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, यहाँ पर ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और इनसे फिर कितना मोल्स ऑफ वाटर बन रही है, 2 मोल्स। ये जो कोएफिशिएंट होता है इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। अब फिर हम इसको 1 में कन्वर्ट करते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा होता तो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर 2 मोल्स 1 मोल को यूज कर रहा है, यानी 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को यूज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को यूज करेंगे। और अगर मेरे पास ये जो रिक्वायर्ड गिवन डेटा है 4 मोल्स हाइड्रोजन हो गए, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर ये कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, जरा देख ले। एक मोल्स अगर 1/2, तो ये यूनिटी फैक्टर है, इसके साथ फिर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 मोल्स। यानी जो आपको दी गई है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये सारे क्या है, ये गैसेज है, ये भी गैस है, और इनिशियली ये भी गैस बनता है, लेकिन नेचुरली ये हमारे पास लिक्विड की शक्ल में होता है वाटर। अच्छा, अब 4 के 4 मोल्स हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, 2 मोल्स सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास इन 2 रिएजेंट्स में से, यानी इन 2 रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट्स एक्सेस में रहता है। अगर हम देख ले, हमें 5 मोल्स ऑक्सीजन की दी गई है और 4 मोल्स हाइड्रोजन के, 4 मोल्स हाइड्रोजन के सारे यूज हुए, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, रिमेन्स अनरिएक्टेड। 2 मोल्स के यूज हुए, लेकिन 3 मोल्स जो है वो क्या है, अनरिएक्टेड रहते हैं, रिमेन अनरिएक्टेड। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टेड। तो जो रिएजेंट या जो रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मुकम्मल तौर पर यूज हो जाए, यानी इसका जो अमाउंट आपको दी गई है वो मुकम्मल तौर पर यूज हो जाए, और जो रिएजेंट, अच्छा, जो मुकम्मल तौर पर यूज है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएजेंट कुछ मिकदार में यूज हो जाए और कुछ मिकदार रिमेन्स अनरिएक्टेड, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएजेंट इन एक्सेस। उसको हम फिर क्या कहते हैं, रिएजेंट इन एक्सेस। अच्छा, और इसका एक और डिफिनेशन भी है, वो भी हम देख लेते हैं। एक तो ये डिफिनेशन हुआ
कि लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन होगा, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट अ रिएजेंट या अ रिएक्टेंट which consumes completely in a chemical reaction, जो मुकम्मल तौर पर यूज हो जाए, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और रिएजेंट इन एक्सेस, रिएजेंट इन एक्सेस को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ऑफ विच, जिसका सम अमाउंट्स, कुछ मिकदार, रिमेन अनरिएक्टेड, कुछ मिकदार क्या रह जाए? अनरिएक्टेड रह जाए, उसको हम क्या कहते हैं? रिएजेंट इन एक्सेस। तो यहां पर इस रिएक्शन में हमारे पास जो रिएजेंट इन एक्सेस है वो ऑक्सीजन है, और लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कौन है? हाइड्रोजन। अब जरा हम देखते हैं कि इनमें से किस रिएक्टेंट से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें मिलेगी। तो ये तो आपने नोट किया होगा, मैं मिटाता हूं इसको। जरा देख लेते हैं हम दोनों रिएक्टेंट से वाटर की प्रोडक्शन, देखते हैं कि किस रिएक्टेंट से हमें वाटर की ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। तो अगर मैं देख लो हाइड्रोजन से, पहले इसको देख लो, तो जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उससे हमें वाटर कितनी मिलती है? 2 मोल्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल्स ऑफ वाटर मिल रही है। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में से 2 मोल्स ऑफ वाटर मिल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 2 मोल्स है, तो ये भी 2 मोल्स मिल रही है। अब अगर ये मेरे पास 1 मोल है तो ये भी 1 मोल मिलेंगे। अगर ये 4 मोल्स है, 4 मोल्स, अगर ये 4 मोल्स है तो ये भी हमें कितने मिलेंगे? 4 मोल्स ही मिलेंगे। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से वाटर की प्रोडक्शन देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। तो आप लोग देख ले, जब मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल है। ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल। तो हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, सॉरी वाटर कितने मिल रहे हैं? कुछ दफ़ा मैं अपने अल्फाज गलत इस्तेमाल कर चुका हूँ, मतलब वाटर की जगह मैं हाइड्रोजन में भी यूज़ कर चुका हूँ, तो इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करें, एक्सक्यूज मी इसके लिए। और ऐसे भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में से यानी अगर बैलेंस कम्युनिकेशन को हम देखें तो 1 मोल ऑक्सीजन हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रही है। कितनी मोल? 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब अगर ये मेरे पास 5 मोल्स कंज्यूम होते तो ये कितने हमें दे रहे होते? 10 मोल्स ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर। अब जरा देख ले, मेरे पास जो दिया गया है यानी जो डेटा हमें दी गई है वो ये है कि 5 मोल ऑक्सीजन दी गई है और 4 मोल्स आपको हाइड्रोजन दी गई है। अब 4 मोल्स हाइड्रोजन जब यूज होंगे तो वो कितने 4 मोल्स ऑफ वाटर बनाएंगे, और 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर यूज हो गए तो उसकी वजह से हमें 10 मोल्स ऑफ वाटर मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन की मिकदार 4 मोल्स है और 4 मोल्स ऑक्सीजन के सिर्फ 2 मोल्स अपने साथ यूज करते हैं और 4 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं, चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन की मिकदार कम है, इस वजह से मेरे पास वाटर की मिकदार भी कम बनेगी और ऑक्सीजन से हमें वाटर की मिकदार ज्यादा बनने को मिल सकती है, यानी हमें वाटर ज्यादा मिल सकते हैं ऑक्सीजन से। लेकिन मसला यह है कि मेरे पास 4 मोल्स हाइड्रोजन है और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से सिर्फ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो सकते हैं और फिर हमें लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है 4 मोल्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो हम अभी यानी आपको बता भी चुके लेकिन वो मिटा दिया मैंने। देख ले जरा, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था कि यहाँ पर हमने देख लिया था कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम ले ले तो ये 2 मोल्स यूज होते हैं और 2 मोल से फिर ये हमें 4 मोल्स मिल रही है। कितने? 4 मोल्स। कितने मिल रहे हैं? 4 मोल्स। और अगर हम ऑक्सीजन को देख ले तो ऑक्सीजन के अगर 5 मोल्स यूज हो जाए, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जितना मिकदार हमें दी गई है वो सारा का सारा हम यूज करें तो हमें 4 मोल्स ऑफ वाटर मिल रही है, और ऑक्सीजन का जितना मिकदार हमें दी गई है वो सारा का सारा अगर यूज हो जाए तो हमें 10 मोल्स ऑफ वाटर मिल रही है। इसका मतलब ये है
कि हाइड्रोजन से हमें प्रोडक्ट की पैदावार कम मिल रही है और ऑक्सीजन से हमें वाटर की पैदावार ज्यादा मिल रही है। तो यहां पर आप लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का एक और डिफिनेशन भी कर सकते हैं। मैं इसको मिटाने वाला हूं। ये दूसरा डिफिनेशन भी आप लोग लिख दे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है। A reagent which gives us less amount of product जो हमें कम मिकदार में प्रोडक्ट देता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? जो कम मिकदार में प्रोडक्ट दे रहा है हमें, वो कौन है? हाइड्रोजन है। हाँ, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें 4 मोल्स ऑफ वाटर दे रही है और 5 मोल्स ऑक्सीजन अगर हम यूज करें या 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करें तो 8 मोल्स ऑफ वाटर आपको मिल सकते हैं। कितने? 8 मोल्स। लेकिन यहाँ पर 5 मोल्स दी गए हैं तो 10 मोल्स। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कौन है? H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और रिएजेंट इन एक्सेस which gives us लेस अमाउंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मैं ये कह सकता हूँ मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो एक डिफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं कि वो वाला रिएजेंट या वो वाला रिएक्टेंट जो हमें ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट दे सके उसको हम क्या कहते हैं? रिएजेंट इन एक्सेस। अब तीसरा डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। तीसरा डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। वो क्या? वो ये कि जो रिएजेंट, अगर हम देख ले यहाँ पर हमें 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दी गए और 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए हैं, तो मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ। ये भी मैं मिटा दूँ। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, इनकी चीज़ें थोड़ी डिटेल से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग कोऑपरेट करें। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 4 मोल्स ऑफ वाटर हमें दे रही है। तो जरा देख ले, अब ऑक्सीजन टोटल यूज नहीं हुआ है और हाइड्रोजन मुकम्मल यूज हुआ। जितना हमें हाइड्रोजन दिया गया था वो सारा यूज हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी 3 मोल्स क्या है? रिमेनिंग है, यानी वो अभी भी रिमेन करता है। 3 मोल्स अभी भी बाकी है और ये अभी तक यूज नहीं हुआ है। हाइड्रोजन यूज हो चुका है, वो कंप्लीटली यूज्ड, यानी जितना हाइड्रोजन हमें दिया गया था वो मुकम्मल तौर पर क्या हो चुका है? यूज हो चुका है। तो पहले हमारे पास कौन सा वाला खत्म हुआ? इस रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हुआ? हाइड्रोजन। कौन सा वाला खत्म हुआ? हाइड्रोजन। और बाद में कौन खत्म होने वाला है? ऑक्सीजन, बल्कि वो तो रिमेन्स अनरिएक्टेड हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग होता है और कौन सा एक्सेस होता है। इसके लिए थर्ड डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि रिएजेंट विच इज यूज्ड अर्लियर, जो पहले खत्म हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड, यानी जो बाद में यूज होगा उसको हम क्या कहते हैं? रिएजेंट इन एक्सेस। अच्छा, और एक बात ये भी नोट करें कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट ही आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्योंकि जरा देख ले, आपके पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो इसके मुताबिक आपके पास वाटर बनेंगे। 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल्स वाटर बना रहे थे, 1 मोल से 1 मोल, तो 4 मोल से 4 मोल हाइड्रो वाटर ही यहाँ पर बनेंगे। ऑक्सीजन की 5 मोल से, तो ऑक्सीजन की थ्रू अगर हम ऑक्सीजन की बात करते तो हमें 10 मोल्स ऑफ वाटर मिलने चाहिए थी इस रिएक्शन में, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ कितने वाटर मिलेंगे? अगर हम 5 मोल्स हाइड्रोजन ले, सॉरी ऑक्सीजन ले और 4 मोल्स हाइड्रोजन गैस ले, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कितना होगा? 4 मोल्स होगा, ना कि 10 मोल। क्यों? क्योंकि 4 के 4 मोल्स हाइड्रोजन तो यूज हो जाएंगे 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ, बाकी 3 मोल्स ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन हमारे पास है नहीं कि वो रिएक्ट करके हमें और भी वाटर के मॉलिक्यूल दे दे। तो जितने हमारे पास हाइड्रोजन थे वो यूज हुए। अब इस के बाद हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो आप लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो ये था हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट और रिएजेंट इन एक्सेस का
डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग नोट डाउन करें इन सबको। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि ये चीज़ हमारा क्या हो जाए, थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। ये वाला कंसेप्ट लिमिटिंग रीजन इन एक्सेस। और यह आपके कोर्स में ये भी लिखा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड द अमाउंट ऑफ रिएजेंट विच इज रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का अमाउंट कैलकुलेट भी कर लिया कि कितना अमाउंट इसका हमारे पास बाकी रह गया अनरिएक्टेड रिएजेंट का। 3 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन की अनरिएक्टेड बाकी रह गए। अब जरा हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स को। मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है। बुक वाला एग्जांपल हम देखते हैं। बुक में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम प्रेशर के जरिए वाटर में हल करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड ये गैस है, ये लिक्विड है और ये भी हमें लिक्विड की शक्ल में ही मिलता है। अच्छा, अब जरा देख लो, वो कहता है कि अगर आपके पास है, आप क्या करें 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, डिजॉल्व करें इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप डिजॉल्व कर दे 80 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आप लोग मुझे पहले ये बता दे, मेरे जरा देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले आप मुझे ये बता दे कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कौन सा होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये करता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कार्बनिक एसिड का कितना मकदार बनेगा, वो आप ग्राम में बता दें। क्या ग्राम में बता दें। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो जरा देख लेते हैं, हम इस इक्वेशन को अपने आंसर शीट में लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर कार्बनिक एसिड बना रहे हैं। तो मैंने कल या वो लेक्चर 01 में भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपने मोल्स को एज ए कन्वर्जन फैक्टर यूज करना है। मोल का आपने डिटेल से समझना है, क्योंकि मोल आपको हर जगह काम आने वाला है इन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में। तो जरा देख लो, यहाँ पर 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड बना रहे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपके पास 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको फिर हम क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो N ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर हो जाएगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 120 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 144 में कैलकुलेट कर दो, बल्कि कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 2.72 मोल्स। कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी 2.72 मोल्स। यानी 120 ग्राम का मतलब क्या है कि 2.72 मोल्स आपके पास ये 2.72 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके 2.72 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके 2.72 मोल्स ऑफ कार्बनिक एसिड बनाएंगे। अब जरा हम देख लेते हैं कि क्या मेरे पास 2.72 मोल्स वाटर भी मौजूद है कि नहीं। मेरे पास 2.72 मोल्स तो कार्बन डाइऑक्साइड के है, क्योंकि उनका 120 ग्राम है और 120 ग्राम को जब मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया तो 2.72 मोल्स आ गए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास वाटर कितनी है, वो 2.72 मोल्स है या इससे ज्यादा है। तो जरा देख लेते हैं हम वाटर का कितना मास दिया गया है। मैं जरा इसको पहले मिटाता हूँ, 80 ग्राम। अब 80 ग्राम को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा 80 ग्राम यानी मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम कैंसल, इसका आंसर आएगा कितना, मेरे पास इसका आंसर है, जरा देख ले, 4.44 मोल्स। कितना आ रहा है, 4.44 मोल्स। जरा देख ले, ये तो ज्यादा आ गया, 4.44 मोल्स। मैं बाकी चीजों को मिटा दूं। 4.44 मोल्स। तो ये तो 4.44 मोल्स आ गए,
ये 2.72 मोल्स है। अब जरा देख लें, यहाँ पर मसला और है। मैं एक और चीज़ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 80 ग्राम का पता लग गया आपको कि 444 है, और 120 ग्राम का पता लगे कि 2.72 मोल्स है। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। देख लेते हैं हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड से कि कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर कितना बन रहा है। सॉरी, कार्बनिक एसिड H2CO3, ये 1 मोल से बन रही है, 1 मोल। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 120 ग्राम है, यानी 2.72 मोल्स है। तो 2.72 मोल से हमें 2.72 मोल्स कार्बनिक एसिड मिलेंगे। अब हम वाटर से देखते हैं, वाटर से कार्बनिक एसिड बन रही है। अगर मेरे पास ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बन रही है। अगर ये 80 ग्राम है यानी 4.44, तो फिर ये कितनी बनेंगे, 4.44। अब पहले आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक रिएजेंट इन एक्सेस है, क्योंकि इसके जितनी मोल्स हमें दी गई है वाटर के, उनसे हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी कंसंट्रेशन मिकदार ग्राम में दी गई है उनसे हमें प्रोडक्ट कम मिल रहा है। तो जिनसे कम मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और जिनसे ज्यादा मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिएजेंट इन एक्सेस। एक बात तो ये, वो एक डिफिनेशन के मुताबिक। एक बात ये आप देख ले कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, टोटल 2.72 मोल्स हैं। तो ये वाटर के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? अगर 1 मोल वाटर के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो 2.72 मोल्स भी वाटर के सिर्फ 2.72 मोल से रिएक्ट करेगा। और अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल वाटर के साथ मिलकर 1 मोल कार्बनिक एसिड बना रहा है तो 2.72 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके 2.72 मोल्स ऑफ कार्बनिक एसिड बनाएंगे। अब जरा देख ले, मेरे पास ये रिएजेंट तो खत्म हुआ, ये जितना था 120 ग्राम था यानी 2.72 मोल्स था, वो तो सारा का सारा यूज हुआ इसके साथ, इसके 2.72 मोल्स के साथ। तो ये तो खत्म हुआ, लेकिन ये अभी भी बाकी है। ये टोटल कितना था, 4.44। तो इनसे आप अगर माइनस करेंगे 2.72, तो ये माइनस करते हैं हम 4.44 माइनस 4.44 माइनस 2.72, 1.72 मोल्स बाकी रहते हैं। कितना बाकी रहते हैं, 1.72। तो ये वाला वाटर हमारे पास क्या रह गया, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी मेरा आंसर क्या है, ये नंबर 1 तो मुझे आंसर मिल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कौन सा है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सेस में है, वाटर तो एक्सेस में, वाटर तो बाकी रह गया हमारे पास। वो तो 1.72 मोल्स बाकी भी है, अनरिएक्टेड है। 1.72 क्या है, अनरिएक्टेड। वो चीज जो केमिकल रिएक्शन के दौरान अनरिएक्टेड रह जाए उसको तो हम रिएजेंट एक्सेस कहते हैं, और वो जो कंप्लीटली यूज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, रिएजेंट इन लिमिट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यह हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला आंसर तो ये हमें मिल गया। अब दूसरा आंसर ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा आपके पास, मैक्सिमम हमारे पास 2.72 मोल्स बन गया, क्योंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बनिक एसिड बना रहा है। तो 2.72 मोल्स वाटर के 2.72 मोल्स के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड के 2.72 मोल्स ही बनाएंगे, इनसे ज्यादा तो नहीं बनेगा। आप कहेंगे कि सर अभी भी वाटर का 1.72 मोल्स तो है, तो उनसे भी कुछ बनेगा नहीं। अगर वाटर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो सारा का सारा खत्म हो, तो वो किस तरह खुद ब खुद तो कार्बनिक एसिड नहीं बना सकता, तो ये अनरिएक्टेड रह जाएंगे। ये यहाँ से हमने वो कैलकुलेशन भी कर दी आपके कोर्स के मुताबिक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट, उनके कितना अनरिएक्टेड रिएजेंट का कितना अमाउंट बाकी रहता है। तो आपने हर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसका अमाउंट भी कैलकुलेट किया, इसमें भी कैलकुलेट किया और पिछले वाले में भी कैलकुलेट किया। तो यहाँ से आप ये भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब सर हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल गया बिल्कुल, लेकिन हमसे पूछा गया है इन ग्राम। तो आप 2.72 मोल्स का आप सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट कर दे, तो आपको पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ कार्बनिक एसिड आपके पास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बनिक एसिड 2.72 है, और मोलर मास ऑफ कार्बनिक एसिड कितना है, हाइड्रोजन 2, तो 2 ग्राम ये हो गया। कार्बन का 12 मास है, 2 जमा 12 14 जमा 16 3 48 50 60 62, कितना आ गया 62। अब 2.72 मल्टीप्लाइड बाय 62 करते हैं तो कितना आएगा, 2.72 मल्टीप्लाइड बाय 62 करेंगे तो
169.07 ग्राम, 169.07 ग्राम, ये आ गई आपके पास दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये बनेगा आपके पास। और अगर सारा का सारा वाटर यूज हो जाए तो 4.44 मोल्स कार्बनिक एसिड बनते हैं, फिर इनसे थोड़ा ज्यादा बनता है, लेकिन चूंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही है तो इतना ही कार्बनिक एसिड बनेगा और फिर इसके इतना मास हमारे पास बन सकता है। जरा एक और क्वेश्चन है, उस पर भी हम कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, ये तो बहुत थोड़ा वो हो गया। एक और रिएक्शन है, कहते हैं कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर देख रहे हैं इस रिएक्शन को हम बैलेंस्ड करने की कोशिश करते हैं तो ये 3, यहाँ पर 3 लगाते हैं तो ये 6 हो गए, यहाँ पर 2 लगाते हैं, अब ये 6 हो गए, लेकिन एल्यूमिनियम 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगाते हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बनाने का तरीका खुद बनाते जाए, ये सीख ले। 8 केमिस्ट्री 8 क्लास 8 के केमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपको सिखाया गया है, आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं इसको, या किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की वीडियो देख ले तो आप इसको सीख पाएंगे। अच्छा, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Cl2 गिव्स अस 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए हमें अगर 2 मोल्स रिएक्ट करें एल्यूमिनियम के तो 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करेंगे और फिर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेंगे। वो कहता है क्वेश्चन, वो ये करता है क्वेश्चन जो है उसका ये है कि अगर आपके पास 0.6 मोल्स क्वेश्चन को देख लो जरा, 0.6 moles of chlorine react with 0.5 moles of 0.6 moles of chlorine gas react with 0.5 moles of aluminium, 0.5 moles of aluminium। तो फिर आप क्या कैलकुलेट करें, which reactant is in excess or how many moles of aluminum chloride can be produced। हाँ, ये दी गई है डेटा। अब वो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 करता है कि रिएजेंट इन एक्सेस बता दे कि कौन सा रिएजेंट इन एक्सेस है, कौन सा रिएजेंट इनमें से रिएजेंट इन एक्सेस है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये करता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना बनेगा। ये 2 क्वेश्चन है। अब जरा हम इस क्वेश्चन को आप लोग देख ले, मैं इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि हम फिर यहाँ अपनी सोल्यूशन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन को नोट किया होगा, नहीं नोट किया तो आपके बुक्स में मौजूद है, केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में ये क्वेश्चन मौजूद है। सर देख ले, हमें क्लोरीन, यहाँ से हम पहले यूनिटी फैक्टर मालूम करते हैं। अगर मेरे पास 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के यूज हो रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के, तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज हो रहे हैं। अगर 0. अभी मैं ये बोल चुका हूँ कि क्लोरीन कितना दिया गया था, क्लोरीन 0.6 मोल। अगर 0.6 मोल क्लोरीन है, 0 पहले 1 की देखते हैं। अगर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज हो रहा है तो 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन यूज हो रहा है। अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम यूज होगा तो कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन यूज होंगे? 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज हो रहे हैं तो इसके साथ 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन यूज हो रहा है। अगर 1 मोल एल्यूमिनियम यूज होगा तो इसके साथ 3 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन यूज होंगे। इसी तरह अगर मेरे पास 0.6 मोल्स एल्यूमिनियम है, सॉरी मैं इसको बार बार बोल जाता हूँ, 0.6 मोल ऑफ क्लोरीन है, 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम होंगे। अगर 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज होंगे तो इसके साथ क्लोरीन कितना यूज होगा? 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 करेंगे, ये कितना यूज होगा? 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। यहाँ से आता है कितना आंसर आता है, मैं ज़रा इसको कैलकुलेट कर दूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3
डिवाइडेड बाई 2 1.5 है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से 0.75 कितना 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 0.75 ऑफ क्लोरीन के साथ यूज होके फिर हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा, लेकिन वो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अब हम पहले ये देखते हैं कि मेरे पास कौन सा रिएजेंट इन एक्सेस है, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि रिएजेंट इन एक्सेस को मालूम करें। तो आप लोग जरा देख ले, मेरे पास क्लोरीन कितना है, क्लोरीन गैस जो है वो दी गई है 0.6 मोल्स, और एल्यूमिनियम गैस जो है वो दी गई है 0.5 मोल्स। तो अगर मेरे पास 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज होंगे तो वो तो 0.75 ऑफ क्लोरीन गैस इस्तेमाल करेंगे, जबकि मेरे पास टोटल है कितने 0.6 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस मौजूद है, और 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए तो 0.75 ऑफ क्लोरीन गैस दरकार है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नहीं हो रहा, ये कम पड़ रहा है, तो क्लोरीन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है और एल्यूमिनियम हमारे पास रिएजेंट इन एक्सेस है, यानी ये इसके कुछ मोल्स अनरिएक्टेड रहेंगे। आप जरा दूसरी अंदाज में देख ले, दूसरे अंदाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देख ले, अगर 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन यूज हो रहे हैं तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वो अपने साथ यूज कर रहे हैं। अगर मेरे पास अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन यूज होगा तो वो अपने साथ कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज करेंगे, कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज करेंगे, अगर 3 मोल्स है तो वो 2 मोल्स इस्तेमाल करेंगे, तो 1 मोल क्या करेगा 2 डिवाइडेड बाई 3 मोल्स यूज करेगा। क्लियर है इसके, तो 0.6 मोल्स जो हमें दी गई है वो फिर इसके 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 मोल्स यूज करेंगे। तो अब इसको कैलकुलेट करें, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 0.4 कितना, ये अपने साथ 0.6 मोल्स ऑफ 0.6 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस अपने साथ 0.4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 0.6 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस जो टोटल इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ अपने साथ 0.4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल है कितने एल्यूमिनियम 0.45 है, उनसे 0.4 आप माइनस करेंगे तो 0.1 मोल्स आपके पास एल्यूमिनियम के क्या रह गए, अनरिएक्टेड रह गए। और जिस रिएजेंट की कुछ मिकदार अनरिएक्टेड रह जाए उसको हम क्या कहते हैं, रिएजेंट इन एक्सेस। तो आपका रिएजेंट इन एक्सेस कौन हुआ, एल्यूमिनियम हो गया। अब वो कहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास यानी प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। तो अब तो प्रोडक्ट की डिसीजन आपको, मैंने कहा कि प्रोडक्ट की डिसीजन आप किस रिएजेंट के बदौलत लेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम प्रोडक्ट की डिसीजन लेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। दोनों से देखते हैं, लेकिन डिसीजन हम किसका लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट वाले का। जरा देख लेते हैं, एल्यूमिनियम से भी देखते हैं और क्लोरीन से भी देखते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास एल्यूमिनियम तो रिएजेंट इन एक्सेस है, रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट से हम डिसीजन लेंगे कि वो कितना हमें दे रहा है प्रोडक्ट। तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना बन रहा है, अगर ये 2 मोल्स है, अगर एल्यूमिनियम 2 मोल्स है तो 2 मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रही है। अगर ये 1 मोल होता तो ये भी 1 मोल हमें मिल रहा होता। और अगर ये 0 कितना है 0.5 मोल्स है तो हमारे पास एल्यूमिनियम कितना बनता, 0.5 मोल्स बनता। अब जरा हम क्लोरीन से देखते हैं, क्लोरीन गैस हमें कितना एल्यूमिनियम दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर इसके 3 मोल्स है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, तो इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, यानी 3 से इसके 2 बन रहे हैं, तो 1 से इसके 2 डिवाइडेड बाई 3 बनेंगे, यानी 1.05 बनेंगे। 3 से 2 बन रहे हैं तो 1 से नहीं, 3 से 2 आई थिंक ये कितना बन रहा है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, देख लो। 2 डिवाइडेड बाई 3 0.67 0.67
0.67। 1 मोल अगर है तो मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना बनेगा 0.67। तो अगर मेरे पास ये जो दी गई है क्लोरीन गैस 0.6 मोल ये सारा का सारा यूज हो जाए तो मेरे पास कितना एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। अब ये आप हल करेंगे तो 0.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 यहाँ से कितना आंसर आ रहा है 0.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 0.4 कितना बन रहा है 0.6 से 0.4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेंगी। तो ये है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन मोल्स आपसे पूछा गया है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन मोल्स वो कितना होगा 0.4। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्लोरीन है। एल्यूमिनियम जितना दिया है उनसे तो हमारे पास 0.5 मोल्स बन रहा है, लेकिन ये रिएजेंट इन एक्सेस है। हम डिसीजन किससे लेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट से। क्यों? क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाता है और जब ये खत्म हो जाएगा तो इनसे जितना बन चुका है वही हमारा प्रोडक्ट होगा। क्योंकि इसके 0.1 अगर रहते हैं वो अभी अगर यूज हो जाए तब हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड 0.5 बनेगा, लेकिन उसके 0.1 के लिए हमारे पास क्लोरीन गैस है नहीं कि वो इसके साथ रिएक्ट करे, वो तो खत्म हो चुका है। वो तो 0.6 था। 0.5 के लिए हमें कितना रिक्वायर था 0.75 आई थिंक रिक्वायर था, जबकि है हमारे पास कितना 0.6 था। 0.6 जब यूज होगा अर्लियर वो यूज होगा, लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, तो बाकी तो एल्यूमिनियम के 0.1 के लिए हमारे पास क्लोरीन बचेगा नहीं। तो इसलिए जितना प्रोडक्ट हमें क्लोरीन दे रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट दे रहा है, वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वही होगा। तो आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को किस रिएजेंट से कंट्रोल करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट और रिएजेंट इन एक्सेस का बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, और इसी तरह आपने अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ यानी द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड स्पीशीज भी आपने की, कि यहाँ पर आपके कोर्स में लिखा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनी अनरिएक्टेड रिएजेंट। तो वो भी आपने तीनों एग्जांपल्स में कर लिया। यहाँ पर आपने इसका अनरिएक्टेड अमाउंट मालूम किया 0.1, कार्बनिक एसिड में भी आपने मालूम किया कि कितना आ गया था, आई थिंक 1.75 आ गया था, और इससे पहले वाले वाटर में भी आपने अनरिएक्टेड अमाउंट की कैलकुलेशन की। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके जहन में अच्छी तरह आ चुका होगा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बाकी भी लेक्चर्स मैं जल्दी अपलोड करूँ। आप लोग कंटिन्यूसली चैनल का विजिट करें और अपनी मेहनत को जारी रखें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग MDK टेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।